नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण देखिए। यूपी एसटीएफ ने खान मुबारक गैंग के बदमाश परवेज को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गोरखपुर के चिलवा ताल इलाके में हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी परवेज मारा गया। परवेज पर बीएसपी नेता जुगत राम मेहंदी की हत्या का आरोप भी है। अंबेडकर नगर में जुगत राम की हत्या के बाद से ही खान मुबारक गैंग का शार्प शूटर परवेज फरार था और पुलिस उसकी तलाश में थी। 1 लाख का इनामी परवेज एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ ने गोरखपुर के चिलवा ताल इलाके में मार गिराया परवेज को। मारे गए परवेज के कब्जे से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। 2018 अक्टूबर में जुर्गाम मेहंदी की दिन दहाड़े अंबेडकर नगर में की थी परवेज ने हत्या। अंबेडकर नगर के माफिया गैंगस्टर खान मुबारक का राइट हैंड और शार्प शूटर था परवेज। एसटीएफ को लगातार जानकारी मिल रही थी कि नेपाल में छिपकर परवेज कारोबारियों से वसूल रहा है रंगदारी। आतंक के एक और अध्याय का समापन किया। रामपुर में कुछ महिलाएं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पलायन की धमकी देने लगी। मामला कोतवाली तोंडा मोहल्ले का है। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस इनकी सुनवाई नहीं करती, इसीलिए ये लोग घर बार छोड़कर यहाँ जाना चाहते हैं। दरअसल 2 पड़ोसियों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला थाने तक पहुँच गया। पुलिस ने FIR लिखवाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, जिससे ये परिवार नाराज हो गया और पलायन की धमकी देने लगा। 28 तारीख की घटना हुई थी, बच्चों का झगड़ा हुआ था। उसमें NCR दर्ज के थाने में इसमें एक व्यक्ति के खिलाफ 151 की कार्रवाई की गई है, 3 के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है और इसमें हम मौके पर जाके जांच कर लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए फर्जी ऑडियो वायरल करने के आरोप में कानपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसे अलग अलग ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आशीष पांडे और हिमांशु को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने ऑडियो बनाने में इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर और लैपटॉप बरामद किया है। लखनऊ के एक सोशल मीडिया पे काम करने वाले व्यक्ति हिमांशु सैनी ने एक साजिश की, बातचीत की और उसकी 2 रिकॉर्डिंग्स को लेकर के उसको एडिट किया, कूट रचना की और उसको एक नए रिकॉर्डिंग और नया सेंस, नया मीनिंग देते हुए उसको तैयार कर दिया। हिमांशु सैनी ने अपने साथी को दिया, आशीष पांडे जिसका नाम है, और दोनों ने इसको फिर जारी किया और आगे इसको और भी लोगों ने फिर इसको यूज़ किया। तमाम कयासों के बीच आज बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और गवर्नर के बीच राजभवन में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में राधा मोहन सिंह ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया। साथ ही ये भी कहा कि यूपी की योगी सरकार शानदार काम कर रही है। राधा मोहन सिंह ने इस बीच विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की। किया था, ये मेरा औपचारिक व्यक्तिगत में ऐसा कुछ मामला नहीं। उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। वहीं इस मुलाकात पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। बैठकें तो हमारे वहाँ सामान्य तौर पे हुआ ही करती है। बैठकों में कोई अगर आप देखें नहीं, ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री का और संगठन का होता है, उसका वो कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार जैसे जैसे धीमी पड़ती जा रही है, बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव की अपनी चुनावी रणनीतियों पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी यूपी में संगठन के जरिए बूथ लेवल पर हर विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेगी और विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट 3 श्रेणियों में होगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसमें विधायकों के प्रदर्शन को 3 श्रेणियों में एक्सीलेंट, गुड और एवरेज में रखा जाएगा। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बाद पार्टी की ओर से निजी एजेंसियों से भी विधायकों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। कोरोना से जंग में उत्तर प्रदेश ने एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया।
वैक्सीनेशन की राह पर यूपी ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। यूपी में 2 करोड़ 2 लाख लोगों का अब तक वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जिसमें अब तक 31 लाख युवा शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों का वैक्सीनेशन कर रही हैं। साथ ही शहरों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में 12 साल के बच्चों के माता पिता के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग बूथ बनाए गए हैं। इसके जरिए बच्चों में कोरोना का संक्रमण रोकने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 2,34,598 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। कल हम लोगों ने 2 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर करने का आंकड़ा पार किया और जो हमारा जून के महीने का लक्ष्य है कि हम 1 करोड़ से अधिक डोजेज हम एडमिनिस्टर करें। गौतम बुद्ध नगर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब जिले से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। इस वजह से सोमवार से सभी दुकानों और बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यही नहीं, इसके साथ जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर के सभी सरकारी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ ही उपस्थित रह सकेगा। इसके अलावा हर सरकारी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी किया गया है। कर्फ्यू हटने के ऐलान के साथ सोमवार से सभी दुकानों और बाजारों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। मार्केट्स सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड की जो कर्फ्यू है तथा नाइट कर्फ्यू है वो यथावत जारी रहेगी और जो भी मार्केट्स है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तथा मास्क पहनना ये अनिवार्य होगा। प्राइवेट ऑफिसर्स को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो प्राइवेट ऑफिसर्स में काम करने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। आज सुबह सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मिले और जल जीवन मिशन, नमामि गंगे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर बात हुई। प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे उत्तराखंड में चुनाव भी है और देखा जाए तो मुख्यमंत्री का यह तीरथ सिंह रावत जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दूसरा दिल्ली दौरा है। पिछली बार भी उन्होंने मुलाकात की थी और इस बार भी मुलाकात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम तीरथ रावत सीडीएस विपिन रावत से मिले। करीब 40 मिनट की मुलाकात में उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम तीरथ ने पीएम मोदी से भी मुलाकात का समय मांगा है। अलीगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलीगढ़ शराब कांड में 1 लाख रुपए के इनामी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि अलीगढ़ पुलिस के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने की। ऋषि शर्मा की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। अलीगढ़ पुलिस ने ऋषि शर्मा के ऊपर घोषित इनाम 50,000 रुपए से बढ़ाकर पहले 75,000 रुपए किया था, जो बाद में 1 लाख कर दिया गया था। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक शराब से 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जहरीली शराब कांड में ऋषि शर्मा मुख्य आरोपी हैं। बड़ी सफलता अलीगढ़ पुलिस को मिली है, जिसमें 1 लाख के इनामी अपराधी ऋषि शर्मा को पुलिस द्वारा बुलंदशहर बॉर्डर के समीप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा ऋषि शर्मा के भाई मुनीष शर्मा जो 25,000 का इनामिया था उसको, एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरज चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 युवतियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल, घड़ी, पर्स, 25,000 रुपए कैश, ड्राइविंग लाइसेंस, 4 एटीएम कार्ड, कार और पेटीएम मशीन बरामद हुई। गिरोह में शामिल महिलाएं मॉल, बार और पब पर आने जाने वाले किसी न किसी शख्स को पहले दोस्ती में फंसाती थी। इसके बाद महिला उस शख्स को एक खास जगह बुलाती थी, जहां शराब या बियर पिलाकर दोनों की आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती थी। इसके बाद डरा धमकाकर और बदनाम करने की धमकी देकर उससे गाड़ी, कैश, मोबाइल छीन लेती थी। बेसिकली ये 5 लोग हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिसमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ये बेसिकली जो महिलाएं हैं ये पहले स्पा वगैरह में काम करती थी और इनके जो लोगों के कॉन्टेक्ट्स थे उन लोगों को ये बेसिकली अपने यहाँ कॉल करके बुलाती थी और उसके बाद उनको लूटना और एक्सटॉर्ट करना इनका धंधा था। इसमें बेसिकली बहुत सारे 17-18 हम लोग के पास ऑन रिकॉर्ड मिले हैं, जिससे पता चला है कि ऐसे लोग को इन्होंने यहाँ पे इनके साथ इनको शिकार बनाया है।
संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुरादाबाद में लूटे गए सरसों के तेल के कैंटर को बरामद किया। मुठभेड़ में एक बदमाश और एक सिपाही को गोली लगी। मुठभेड़ असमोली थाना इलाके में हुई है, जहां ट्रक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की गोली से कादिर नाम का बदमाश जख्मी हुआ है, वहीं एक सिपाही बदमाशों की गोली से घायल हुआ। बदमाश के कब्जे से मुरादाबाद में लूटा गया सरसों का तेल से भरा ट्रक पुलिस ने बरामद किया। बाकी बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस दल को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। हाईवे पर एक ट्रक को लूटा गया है, जिसमें एक बोलेरो सवार गैंग के द्वारा इसका जो ड्राइवर था उसको बंधक बनाकर इस ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें धारा 394 में थाना पाकवाड़ा में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था। आज इनको यहाँ पर जब चेकिंग की जा रही थी तो इसको जब रोकने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ और इसमें जो गिरोह था इसका एक सदस्य जिसका नाम कादिर है वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल भेजा गया है। लखनऊ की मडियाव पुलिस ने एटीएम से 15 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से दोनों शख्स एटीएम में कैश ट्रांसफर करने वाली कंपनी के ही पूर्व कर्मचारी निकले। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई रकम में से 11,15,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ चोरी का खुलासा। पुलिस ने सीएमएस कंपनी के लोगों को ये फुटेज दिखाई तो चोरी करने वाले शख्स की पहचान कंपनी के पूर्व कर्मचारी रवि के सहयोगी शैलेंद्र के तौर पर हुई। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि 1 महीना पहले ही कंपनी ने रवि और शैलेंद्र को नौकरी से निकाला। थाना पुलिस के अथक प्रयास के बाद 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शैलेंद्र सिंह और नन्हे सिंह जो मूलतः लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं और रवि चौहान जो मड़ियाँव क्षेत्र का ही रहने वाला है। इन तीनों लोगों के पास से लगभग 11,15,000 रुपये नकद और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के बाद पुलिस ने छापेमारी कर पहले शैलेंद्र और उसकी मां को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 15 लाख रुपए बरामद हुए। दोनों की निशानदेही पर रवि की गिरफ्तारी हुई, जिसके कब्जे से 5,15,000 रुपए बरामद हुए। आरोपियों ने बताया कि बाकी रकम वो कर्ज उतारने में खर्च कर चुके हैं। इटावा में एसपी नेता की रिहाई के बाद निकाले गए जुलूस मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने जुलूस में शामिल 34 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं 24 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने उस ऑडी गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिसमें धर्मेंद्र यादव सवार था। धर्मेंद्र यादव समेत दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए औरैया, जालौन और आगरा में दबिश दी जा रही है। उधर जेल चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे पुलिस वालों की भूमिका की जाँच एसपी सिटी को सौंपी गई है। एसपी नेता धर्मेंद्र यादव के जेल से रिहा होने पर कल उसके हजारों समर्थकों ने हूटर रैली निकाली थी। उन सभी के खिलाफ महामारी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। इस संबंध में लगातार दबिशें दी गई, जिसमें 24 गाड़ियां अब तक पकड़ी गई हैं और 34 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसमें छानबीन की जा रही है और जो भी इसमें शामिल रहे हैं सभी पे महामारी एक्ट के साथ ही 188 और 7 CLA एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग छोड़ने वाले युवाओं का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। करीब 60 युवाओं ने ट्रेनिंग से पहले पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। पुलिस की लिखित परीक्षा में सफल होने के बावजूद 44 पुरुष और 16 महिलाएं जीटीसी ट्रेनिंग के लिए बरेली की पुलिस लाइन नहीं पहुंचे। साल 2018 में शुरू हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया अभी 2 महीने पहले ही दस्तावेजी परीक्षण के बाद पूरी हुई है, जिसमें सफल होने वाले 500 अभ्यर्थियों की 31 मई से बरेली पुलिस लाइन में ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स शुरू हुआ है, जिसके बाद गैर हाजिर अभ्यर्थियों के घर पुलिस ने पत्र भेजकर ज्वाइनिंग कराने की सूचना भी दी है। ये है कि कुछ लोग ऐसा 2018 की भर्ती है, तो हो सकता है किसी ने किसी अन्य सेवा में ज्वाइन कर लिया हो, इस वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 2018 से लेकर 2021 तक का काफ़ी लंबा गैप है। कहीं और अप्लाई किया हो, किसी अन्य विभाग में ज्वाइन कर लिया हो। पुलिस लाइन के इंचार्ज हरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि ऐसा संभव है कि इन युवाओं का किसी अन्य विभाग में चयन हो गया हो। फिलहाल इनके घर सूचना दी गई है। कोर्स ज्वाइन न करने वालों के लिए पुलिस भर्ती के निर्देश पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 22 जून को मानसून दस्तक दे सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिलेगी, साथ ही धान और गन्ने की फसल को भी फायदा मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 22 जून को ईस्टर्न यूपी और 25 से 26 जून तक वेस्टर्न यूपी में बेहतरीन मानसून आ जाएगा। मानसूनी सीजन को लेकर मेरठ नगर निगम यहाँ के 311 नालों की सफाई में जुट गया है, तो वहीं जिला मलेरिया विभाग गाँव-गाँव फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे करा रहा है। हमारे समस्त सफाई निरीक्षक, हमारे जो जितने भी डिपो प्रभारी हैं और हमारा जो निर्माण विभाग है, जिनको मशीनों के द्वारा या मैनुअल लेबर लगा के सफाई करवानी है, उनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दशा में बरसात से पहले सारे नालों की सफाई करवा ली जाए। हमारी जो टीमें हैं तो एंटी लार्वल स्प्रे, फॉगिंग
और इसके साथ साथ नगर मलेरिया की टीमें निरंतर शहरी क्षेत्र में एंटी लार्वल स्प्रे करा रही हैं। नगर निगम की टीमें भी जो है इस कार्य में जुटी हुई हैं। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसा माना जा रहा है कि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून यूपी में भी दस्तक देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जून से सितंबर तक 4 महीनों के दौरान 96 से 104 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की मार से यूपी के जनपद कानपुर देहात में आम की फसल बागों में बर्बाद हो रही है। भारी मात्रा में आम बागों में सड़ रहा है और जो बचे कुछ आम पेड़ों पर लगे हैं वो भी समय से मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आम बाजार में पहुंच भी जाते हैं उनके खरीदार नहीं मिलते। हालात ऐसे हो गए हैं कि आम बागों और बाजारों में ही सड़ रहे हैं, जिसके चलते कानपुर देहात के आम किसान से लेकर आम व्यापारी तक सब एक बार फिर से बदहाली की कगार पर पहुँच गए हैं। तो बिल्कुल बेकार रहा। मान लो ये है, पहले बौड़ आई थी, बौड़ में बारिश हुई होली के टाइम जब बारिश हुई तो बारिश में बौड़ मर गई और जो बौड़ बची वो बचा है आम, बस वही आम है और तो है नहीं, जल गया। लॉकडाउन का तो ये असर दिखे रहा है भाईजान। मंडियों में जाइए आप, तमाम आम दिख रहा है, कोई खरीदने वाला आदमी नहीं आ रहा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर की मार के साथ कई बार आई आंधियों के चलते आम की फसल में भारी नुकसान हुआ। कोरोना की दूसरी लहर के कम होने के बाद सीएम योगी ने अनलॉक का ऐलान किया, जिसके बाद कानपुर देहात अनलॉक हो गया। अब आम की फसल करने वाले किसानों और व्यापारियों को थोड़ी आस इस बात की जगी है कि शायद कुछ रकम मिल जाएगी और कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा
सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां 20 जून से राशन बांटेगी सरकार। 14.71 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन, फ्री में राशन देगी योगी सरकार। 3 महीने का फ्री राशन दिया जाएगा। हर यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। 20 जून से मुफ्त राशन बांटेगी सरकार। 14.71 करोड़ लोगों को राशन मिलेगा। ये राशन मुफ्त में दिया जाएगा। 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। हर यूनिट पर होगा 3 किलो गेहूं आपको मिलेगा, 2 किलो चावल आपको मिलेगा और 3 महीने ये राशन सरकार मुफ्त में देने जा रही है। अनामिका हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। अनामिका, किस तरह से राशन दिया जाएगा जरा बताएं। देखिए अपर्णा, पिछले कुछ महीने पहले ये ऐलान किया गया था प्रदेश सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन लगाने की वजह से जो छोटे दुकानदार, पटरी वाले या व्यापारी हैं, जिनको लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, रोजगार का संकट था, ऐसे में सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उनको 5 किलो सूखा जो अनाज है वो दिया जाएगा, जिसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिया जाएगा। हालांकि 15 जून तक वैसे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जा रहा है राशन, लेकिन 20 जून से प्रदेश सरकार की तरफ से बांटा जाएगा। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा और खाद्यान्न मिलने की वजह से कम जिन लोगों को लॉकडाउन में बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, उनके सामने कम से कम पेट भरने का सवाल पैदा नहीं होगा और वो अपना गुजारा कर सकेंगे। इसी वजह से सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था और 20 जून से ये बांटने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत जो तमाम कार्ड धारक हैं उनको इस योजना से जोड़ने के साथ साथ जो नए लोग हैं, यानी कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी अलग से प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी कि सभी को इसका फायदा मिले, ये भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका नामिका इस जानकारी के लिए। शराब माफिया पर नकेल कसने की भी तैयारी है। एसीएस आबकारी संजय आर भूसरेड्डी का बयान, अवैध शराब के मुकदमों की दोबारा जांच होगी। पिछले 15 साल के मुकदमों की जांच की जाएगी। तो अवैध शराब के मामलों की जांच होगी और पिछले 15 साल का रिकॉर्ड जो है वो खंगाला जाएगा। तमाम मुकदमों की जांच की जाएगी। ये मिली भगत से जो बेच रहे हैं शराब, उनको जेल भेजा जाएगा। शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। अलग अलग जिलों में शराब कांड के चलते कई लोगों की जानें गई हैं और ऐसे में शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए यहाँ पर एसीएस आबकारी का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 15 साल के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी जांच की जाएगी, यानी कि तमाम फाइलें खोली जाएंगी। तो शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अवैध शराब के मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। कहां कोई लूपहोल तो नहीं रह गया, कहीं कोई बच तो नहीं गया और ऐसे में माफिया पर नकेल कसने के लिए पुरानी फाइलों को भी खोला जाएगा। नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।